हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 35,000 किसानों को आज मिलेगी 15 करोड़ 60 लाख की प्रोत्साहन राशि। झारखंड में मिलेट मिशन से जुड़े किसानों के लिए राहत और खुशी की खबर है। राज्य सरकार आज 12 दिसंबर को मोटे अनाज की खेती करने वाले लगभग 35,000 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 15 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित करेगी। यह राशि 52,000 एकड़ भूमि पर की जा रही मोटे अनाज की खेती की एवज में दी जाने वाली प्रोत्साहन सहायता है। विभाग ने मिलेट मिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि मिलेट मिशन का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, पोषक आहार को बढ़ावा देना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हित में किए जा रहे कार्य सिर्फ घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर तेजी से लागू भी किए जा रहे हैं। रोजगार पर कोर्ट का हवाला देकर केवल गोल मटोल बातें ना करे सरकार। जयराम महतो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन गुरुवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने सदन में झारखंड में 2,87,000 रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरा होगी, इससे संबंधित सवाल उठाया। गैर संकल्प के तहत उठाए गए इस मुद्दे पर जयराम ने कहा है कि वे हर बार सदन में सवाल उठाते हैं, लेकिन बार बार विभागीय जवाब में मामला विचाराधीन है या प्रक्रियाधीन है बताकर मामले को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट तौर पर बताए कि राज्य में रिक्तियों को कब तक पूरा किया जाएगा। इस पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता से नियुक्तियां कर रही है, नियुक्ति पत्र भी बांट रही है और अब तक 26,000 नियुक्तियां सरकार की ओर से की गई है और आगे भी नियुक्ति का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम में हाथियों ने युवक को रौंदा, हुई मौत। खेत से भागने के दौरान हाथियों के झुंड ने किया हमला, इलाके में भय का माहौल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंजियाओं प्रखंड में हाथियों के झुंड ने एक युवक को कुचलकर मार डाला। मृतक की पहचान सादमा साई गांव निवासी राजू पूर्ति पिता मालो पूर्ति के रूप में हुई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हाथियों का झुंड सादमा साई गांव के खेतों में घुस आया था। ग्रामीणों ने हाथियों को भगाने का प्रयास किया। इसी दौरान हाथियों ने पलटकर हमला कर दिया। भागने के क्रम में राजू पूर्ति गिर गए और हाथियों ने उन्हें कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद सादमाशाई और आसपास के इलाकों में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से हाथियों का झुंड क्षेत्र में घूम रहा है, जिससे लोग रात में घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। विभाग ने पीड़ित परिवार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अंत्येष्टि सहायता और मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सर्वजन पेंशन योजना। रांची के 2,28,000 लाभुकों के खाते में पहुंची दिसंबर की राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले के पेंशनधारियों को दिसंबर माह की पेंशन राशि भेज दी गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर कुल 2,28,349 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके लिए सरकार की ओर से कुल 22,83,49,000 रुपए जारी किए गए हैं। गिरिडीह में मछली पकड़ने के शॉर्टकट ने ली 22 वर्षीय युवक की जान। करंट से मछली पकड़ने का कर रहा था प्रयास। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड क्षेत्र के भरकट्टा बाजार में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 22 वर्षीय युवक सोनू साव की मौत हो गई। सोनू साव पिता महेंद्र साव मछली मारने नदी गया था। वह अपने साथ जनरेटर इन्वर्टर बैटरी ले गया था, जिसके जरिए करंट छोड़कर मछली पकड़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान अचानक इन्वर्टर के करंट की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे गिरिडीह के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति बताते हुए उसे रेफर कर दिया। परिजन सोनू को घर ले गए और दोबारा किसी अन्य अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि रास्ते में ही सोनू ने दम तोड़ दिया। सोनू की मौत से परिवार में मातम छा गया है। बताया जाता है कि उसके पिता का साया पहले ही उठ चुका था और घर में अब सिर्फ उसकी मां ही रह गई है।
राज्य सरकार FRGF के तहत 16,000 करोड़ लेगी ऋण। शीतकालीन सत्र के समापन के बाद बोले वित्त मंत्री, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र कई मायनों में अहम रहा। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों पर आमने सामने होता दिखा। विपक्ष सरकार को छात्रों की लंबित छात्रवृत्ति, धान के MSP दर घोषणा अनुरूप बढ़ाने, विधि व्यवस्था जैसे मुद्दों पर घेरने में जुटी रही। हालांकि सत्तारूढ़ दल के नेता सदन के अंदर और बाहर जवाब देते दिखे। शीतकालीन सत्र के समापन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष अपनी भूमिका में व्यस्त है और सत्ता पक्ष अपने कामों को धरातल पर उतारने में पूरी तरह जुटा हुआ है। ऐसे में यह सत्र कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इधर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बताया कि सत्र में कुल 301 प्रश्न स्वीकार हुए, जिसमें 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित थे। इनमें से अधिकांश प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हो गए हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राज्य के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और राजस्व संग्रह और खर्च सभी सामान्य स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि GDP हमारा ठीक है, इसके तहत हम 3% तक ऋण ले सकते हैं, जिसमें हम उसमें कम हैं। इसके तहत हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 0.8% यानी कि 16,000 करोड़ ऋण ले सकते हैं, उसे हम लोग लेंगे। झारखंड पात्रता परीक्षा करेक्शन विंडो 17 दिसंबर तक खुला रहेगा। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड पात्रता परीक्षा JET के आयोजन की प्रक्रिया जारी है। आयोग ने ऑनलाइन आवेदन में सुधार करेक्शन के लिए निर्धारित समयावधि बढ़ा दी है। अब करेक्शन विंडो 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खुली रहेगी। पहले यह विंडो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ही निर्धारित थी। तिथि बढ़ने से उन आवेदकों को राहत मिली है जो निर्धारित समय में अपने आवेदन में सुधार नहीं कर सके थे। CM हेमंत तक पहुंची असम में बसे झारखंडी आदिवासी परिवारों की पीड़ा, भेजा जाएगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आदिवासी समन्वय समिति भारत असम के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को असम में रह रहे आदिवासी समुदाय की वर्तमान स्थिति और वहां उन्हें झेलने पड़ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि असम सरकार की लगातार उपेक्षा के कारण चाय बागान क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी परिवार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर तेजी से पीछे होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड से ले जाए गए इन परिवारों के साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि झारखंड सरकार असम में बसे आदिवासी समुदाय के अधिकार, पहचान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए हर संभव पहल करेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जल्द ही एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल असम भेजेगी जो वहां के हालात का आकलन करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया है कि असम के चाय बागानों में काम कर रहे आदिवासी परिवारों को ST का दर्जा दिलाने की दिशा में झारखंड सरकार लगातार प्रयासरत है। साथ ही दैनिक वेतन बढ़ाने और भूमि से जुड़े विवादों को हल करने में भी सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही। विधायक जगत मांझी ने विधानसभा में उठाया वन पट्टाधारियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने का मामला। गोइलकेरा मनोहरपुर के झामो विधायक जगत मांझी ने गुरुवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में वन पट्टाधारियों का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने का मामला उठाया। इस पर विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने अपने जवाब में कहा है कि इस मामले में अगले बजट सत्र से पहले ठोस निर्णय लिया जाएगा। विधायक ने सदन में कहा है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के कोल्हान, पुड़ाहाट, चाईबासा व सारंडा वन प्रमंडल में वन पट्टाधारियों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। इससे उनके बच्चे शिक्षा के साथ अन्य सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इससे पहले वह इस मामले को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में प्रमुखता से रख चुके हैं। विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि यथाशीघ्र जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य शुरू किया जाए ताकि वन पट्टाधारी योजना का लाभ ले सके। गोड्डा के शीतल नयानगर मार्ग पर सड़क हादसा, एक की मौत, JCB की चपेट में आने से व्यक्ति की गई जान, ग्रामीणों का आक्रोश। गोड्डा जिले के महागामा थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतल नयानगर मुख्य मार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शीतल गांव निवासी मोहम्मद इसराइल 50 वर्षीय को एक JCB सड़क रोलर ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। वह प्रतिदिन की तरह सुबह साइकिल से नयानगर चौक की ओर जा रहे थे। पानी टंकी के पास अचानक तेज रफ्तार निर्माण कार्य में लगी वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह दुर्घटना चालक की लापरवाही के कारण हुई है। लोगों ने आरोप लगाया है कि वाहन चालक कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहा था और तेज गति से वाहन चला रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने महागामा एक चारी मुख्य मार्ग को घंटों तक जाम कर दिया।
कांग्रेस का आरोप, छात्रवृत्ति मामले में ओबीसी छात्रों को गुमराह कर रही भाजपा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गुरुवार को कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया है कि भाजपा ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति के मुद्दे पर उन्हें गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार स्वयं राज्य को छात्रवृत्ति की अदायगी के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध नहीं करा रही है, फिर भी भाजपा नेता इस विषय पर संवेदना बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। कमलेश ने बताया कि राज्य सरकार ने 2023-24 में केंद्र से 271 करोड़ रुपए की मांग की थी, जिसके बदले सिर्फ 77 करोड़ रुपए ही मिले। इसी तरह 2024-25 में 253 करोड़ रुपए की मांग के विरुद्ध 33 करोड़ रुपए दिए गए। वहीं वर्ष 2025-26 में 270 करोड़ रुपए की मांग पर केंद्र ने मात्र 13 करोड़ रुपए जारी किए। उन्होंने कहा है कि यह आंकड़े साबित करते हैं कि भाजपा का प्रचार भ्रामक है और इसका जवाब भाजपा नेताओं को देना चाहिए। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और महागठबंधन सरकार छात्रवृत्ति को लेकर बेहद गंभीर है और छात्रों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से एनएसयूआई 10 जनवरी 2026 को लोक भवन का घेराव करेगी और छात्रवृत्ति की राशि अविलंब उपलब्ध कराने की मांग उठाएगी। धनबाद की केंदवाड़ी गैस रिसाव की जांच तेज, सीएमपी-डीआई ने ड्रोन से मापा, 15 से 20 दिन में आएगी रिपोर्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा की टीम ने लिया जायजा। धनबाद के केंदवाड़ी थाना क्षेत्र में पिछले 9 दिनों से जारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिसाव की घटना की जांच तेज हो गई है। गुरुवार को सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड सीएमपी-डीआई रांची की एक विशेष टीम ने इलाके में पहुंचकर ड्रोन तकनीक से विस्तृत माप शुरू की। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की केंद्रीय टीम ने भी प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। वही सीएमपी-डीआई टीम का नेतृत्व जियोलॉजी मैनेजर भुवनेश्वर कुमार गुप्ता कर रहे हैं। भुवनेश्वर गुप्ता ने बताया कि ड्रोन से 2 तरह के महत्वपूर्ण डेटा जुटाए जा रहे हैं। पहला, इलाके के तापमान का विश्लेषण किया जा रहा है ताकि सामान्य से अधिक तापमान वाले स्थानों की पहचान हो सके। वर्तमान में अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है। अधिक तापमान गैस रिसाव या भूगतिविधि की संरचना को बढ़ाता है। दूसरा, ड्रोन आबादी, घरों की संख्या और उनकी स्थिति का डेटा भी इकट्ठा कर रहा है, जिससे संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद मिलेगी। भुवनेश्वर गुप्ता ने बताया कि आकलन की सटीकता के लिए यह मैनेजमेंट दोबारा भी किया जाएगा। अंतिम रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा। जमशेदपुर में 6 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, 2 थाना क्षेत्रों में छापेमारी, 60 पुड़िया ड्रग्स बरामद, 3 का रहा है आपराधिक इतिहास। जमशेदपुर पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों मानगो और सीताराम डेरा से कुल 6 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 60 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की है। डीएसपी हेडक्वार्टर 1 भोला प्रसाद ने बताया है कि पुलिस को लगातार शहर में ब्राउन शुगर की सप्लाई करने की सूचनाएं मिल रही थी। इन खुफिया सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। गुप्त सूचना पर मानगो पुलिस ने मानगो पुल के पास स्थित मंदिर के पीछे छापेमारी की। यहां 4 युवक ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री में संलिप्त पाए गए। पुलिस ने मौके से 45 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद कर शिवाजी गोप, सर्जन कुमार, अता मोहम्मद और टुनटुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी ने बताया है कि इन 4 अपराधियों में से 3 का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले भी नशा कारोबार से जुड़े रहे हैं। इसी क्रम में सीताराम डेरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने स्लैग रोड स्थित न्यू सीताराम डेरा पार्क में दूसरी कार्रवाई की। यहां से भी 2 युवक ब्राउन शुगर बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ दोनों को गिरफ्तार किया। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र को दी चुनौती, कहा युवा झारखंड को कोई झुका नहीं सकता। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि यह 25 साल का युवा झारखंड है, इससे ना कोई डरा सकता है और ना कोई झुका सकता है। मुख्यमंत्री ने सदन में विपक्ष खेमा खाली रहने पर तंज कसा है और कहा है कि इन्हें तो सरकार को आईना दिखाना चाहिए था, लेकिन इनके मुद्दे समाप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने लंबी लकीर खींची है। यह राज्य सर्वांगीण विकास के पद पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह युवा राज्य ऊर्जा से लीवरेज है और अपनी जिम्मेदार भावना संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। विपक्ष के पास ना सवाल, ना संवेदना और ना मुद्दा और ना तर्क है। यह खुद गिरते आ रहे हैं। सदन में मुख्यमंत्री का आधे घंटे का संबोधन हुआ। इसमें उन्होंने सर्वाधिक हमला केंद्र की नीतियों पर बोला। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैर केंद्र शासित राज्यों के साथ केंद्र का सौतेला व्यवहार सर्वविदित है। यह कोई नई बात नहीं है। पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। राज्य के होनहार बच्चों के लिए सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। उनके हक व अधिकार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। पूर्व की सरकार स्कूल बंद कर रही थी और हम बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं।
प्रदेश भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। समीर उरांव के छोटे भाई अनिल उरांव के आकस्मिक निधन से पार्टी में शोक। प्रदेश भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद समीर उरांव के छोटे भाई अनिल उरांव के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री एवं सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा, मनोज कुमार सिंह सहित कई नेताओं ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। घटना की जानकारी मिलते ही प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समीर उरांव के पैतृक गांव पहुंचे। उन्होंने अंत्येष्टि कार्यक्रम में शामिल होकर अनिल उरांव को अंतिम विदाई दी और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। कर्मवीर सिंह ने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा है कि इस कठिन घड़ी में पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। छात्रवृत्ति अटकने के लिए राज्य सरकार है जिम्मेवार। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 2022 के गाइडलाइन का दिया हवाला। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूचना के तहत सत्ता पक्ष को कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा है कि बार बार सत्ता पक्ष की ओर से सुझाव आते हैं कि केंद्र से जुड़े मामलों में भुगतान के लिए भाजपा के विधायक सहयोग करे। लिहाजा पड़ताल में पता चला है कि छात्रवृत्ति का मामला तो कुछ और ही है। हालांकि इस सुझाव पर विभागीय मंत्री की ओर से सदन में कोई जवाब नहीं आया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है। दरअसल केंद्र से एक गाइडलाइन के आधार पर ग्रांट मिलता है, लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने ही खुद 2022 में पूर्व के गाइडलाइन की जगह नया गाइडलाइन बना लिया है। इसकी वजह से एसटी, एससी, ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। लिहाजा पहले राज्य सरकार को अपनी गड़बड़ी सुधारनी होगी। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री और कल्याण मंत्री को अपने पदाधिकारियों को लेकर दिल्ली जाना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की गाइडलाइन की वजह से सभी कैटेगरी के छात्रों को अलग अलग छात्रवृत्ति मिलती है। इसको ठीक करने के लिए केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठना पड़ेगा। बिहार शरीफ में गुमला के भरनों के एक प्रवासी मजदूर की नहर में डूबने से मौत। भरनों प्रखंड मुख्यालय स्थित पोखरा टोली निवासी बंदे उरांव 34 वर्षीय की मौत बिहार के नालंदा जिले अंतर्गत बिहार शरीफ में नहर में डूबने से हो गई। बीते बुधवार रात को मजदूर का शव एम्बुलेंस में उसका गांव पहुंचा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बंदे उरांव विगत अगस्त माह में बिहार के नालंदा जिला के बिहार शरीफ के बालाजी नामक ईंट भट्टा में मजदूरी करने गया था। उसके साथ गांव के भी अन्य मजदूर काम करने गए थे। उसके साथियों ने बताया कि बंदे उरांव बीते 4 दिन से ईंट भट्टा से गायब था। उसकी काफी खोजबीन की जा रही थी, पर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। बीते बुधवार को ईंट भट्टा के नजदीक स्थित नहर में उसका शव देखा गया। स्थानीय पुलिस ने शव को बरामद किया और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद ईंट भट्टा संचालक के सहयोग से शव को एम्बुलेंस की व्यवस्था कर एक मजदूर के साथ उसका गांव भिजवाया गया। इधर गांव पहुंचने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो बैठक कर मामले की जानकारी ली और ईंट भट्टा मालिक से दूरभाषा पर परिजनों को आर्थिक सहयोग करने की मांग रखी। भट्टा मालिक ने अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपये भेजा है और प्रशासन से मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। जेल में बंद विनय सिंह से 2 दिन पूछताछ करेगी एसीबी। शराब घोटाला मामले की जांच कर रही राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी जेल में बंद विनय सिंह से पूछताछ करेगी। रांची एसीबी कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद एसीबी की टीम लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार हजारीबाग में विनय सिंह से पूछताछ करेगी। एसीबी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में आवेदन देकर यह अनुमति मांगी गई थी कि भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में जेल में बंद विनय सिंह से 3 दिन पूछताछ करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों की अनुमति दी है। विनय सिंह से एसीबी अगले सप्ताह के मंगलवार और बुधवार को पूछताछ करेगी। एसीबी विनय सिंह से पहले भी शराब घोटाला केस में पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उस बार पूछताछ में सहयोग नहीं मिला था, जिसके बाद एक बार फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी। अरुणाचल में ट्रक खाई में गिरा, 21 की मौतें, जिंदा बचा एक मजदूर। 2 दिन तक पैदल चलकर आर्मी कैंप पहुंचा, तब हादसे की जानकारी मिली। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले के हयूली यांग इलाके में एक ट्रक 1000 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में ड्राइवर और क्लीनर समेत 21 की मौत हो गई। बचाव दल को 1800 मिल चुके हैं। यह हादसा 8 दिसंबर का है। जानकारी गुरुवार को सामने आई है। दरअसल हादसे में एक व्यक्ति जीवित बचा था, जो 2 दिन तक पैदल चलकर किसी तरह आर्मी कैंप पहुंचा। इसके बाद गुरुवार सुबह आर्मी के बचाव दल की टीमें मौके पर पहुंची। टीम को घटनास्थल पर पहुंचने में 10 से ज्यादा घंटे लगे।
परिवहन विभाग और होशंगाबाद पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, 35 बाइक के काटे चालान। पलामू जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर होशंगाबाद पुलिस ने गुरुवार को होशंगाबाद शहर के पटेल चौक सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की गई। बिना वैध कागजात, बिना हेलमेट तथा अन्य नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कुल 35 बाइकों को जब्त कर होशंगाबाद थाना परिसर में सुरक्षित रखा। इसके बाद परिवहन विभाग की टीम ने थाना परिसर में ही सभी बाइकों का ऑन स्पॉट चालान काटकर राशि जमा कराई, जिसके बाद वाहनों को उनके मालिकों को सुपुर्द किया गया। वही चालकों को हिदायत दिया गया है कि भविष्य में सभी वाहन चालक हेलमेट, जूता सहित सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें और वाहन के वैध कागजात साथ रखें। रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के विरोध वाली सारी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। सुनवाई के दौरान रांची डीसी, एसएसपी और बड़गांव एसीओ दस्तावेज के साथ कोर्ट में उपस्थित थे। बता दें कि मामले में सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कई लोगों ने अतिक्रमण रोकने का आग्रह किया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कैलाश कोठी के बारे में दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख निर्धारित की है। झामुमो नेताओं ने धनबाद की केंदवाडी के गैस रिसाव क्षेत्र का किया दौरा, बीसीसीएल पर लापरवाही का आरोप। धनबाद जिले की केंदवाडी में गैस रिसाव की भयावह स्थिति को देखते हुए झामुमो शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पार्टी की केंद्रीय समिति के नेताओं ने गुरुवार को प्रभावित इलाकों का दौरा किया। दौरे में झामुमो जिला अध्यक्ष लखी सोरेन, उपाध्यक्ष मुकेश सिंह, केंद्रीय समिति सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा व जिला कमेटी के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। समिति के सदस्यों ने सबसे पहले केंदवाडी थाना प्रभारी से मुलाकात कर जानकारी ली। इसके बाद टीम गैस प्रभावित इलाकों में पहुंची। सदस्यों ने घर घर जाकर गैस रिसाव की मौजूदा स्थिति, बीसीसीएल द्वारा लगाए गए चेतावनी के पोस्टर समेत हर बिंदु पर जानकारी ली। समिति ने स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं, शिकायतें व घटनाक्रम को लेकर उनके मन में उठ रहे विचारों को जाना। केंद्रीय समिति सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि प्रभावित इलाकों में गैस रिसाव का उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने बीसीसीएल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गैस रिसाव को रोकने की तकनीकी पहल पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन स्थानीय लोगों को सिर्फ विस्थापित करने पर जोर दे रहा है, जो सरासर अन्यायपूर्ण है। साजिश के तहत लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है। 8वीं, 9वीं और 11वीं के परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 8वीं, 9वीं और 11वीं की 2026 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि विधिवत रूप से जैक जल्द आवेदन लेगा, लेकिन तब तक स्कूल अपने स्तर से छात्र छात्राओं का आवेदन भर सकेंगे। जैक ने स्पष्ट किया है कि कक्षा 8, 9 और 11वीं की परीक्षा 2026 के लिए पंजीयन आवेदन प्रपत्र ऑनलाइन स्वीकार करने की कार्रवाई निकट भविष्य में यथाशीघ्र प्रारंभ की जाएगी। ऐसा देखा गया है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से पंजीयन परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलंब होता है। विलंब होने की स्थिति में संस्थान की ओर से काफी हड़बड़ी में पोर्टल पर आवेदन प्रपत्र भरा जाता है। इससे कई त्रुटियां सामने आती है और आवेदन प्रपत्र भरने से छूटने की भी समस्या देखी गई है। इन्हीं सभी कारणों से छात्र हित में परिषद द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व पंजीयन सह परीक्षा आवेदन प्रपत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है, ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त कर छात्र से संबंधित संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा से इसका मिलान किया जा सके। धनबाद से चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनें होंगी स्थायी, रेल मंत्री ने दी सहमति। धनबाद के सांसद ढुलू महातो ने टीम झारखंड रेल यूजर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान धनबाद और आसपास के क्षेत्रों की लंबित रेल जरूरतों पर विस्तार से चर्चा हुई। वार्ता सकारात्मक रही और रेल मंत्री ने ज्यादातर मांगों पर सहमति जताई। उन्होंने धनबाद से चलने वाली कई स्पेशल ट्रेनों को नियमित स्थायी परिचालन करने पर सहमति जताई। सांसद ढुलू महातो की मांग पर रेल मंत्री ने धनबाद से 2 नई ट्रेन चलाने को भी मंजूरी दी। इसमें धनबाद से बैंगलोर वाया बोकारो रांची व धनबाद से बक्सर के लिए सीधी ट्रेन शामिल हैं।
वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली कूच, बंधु तिर्की और टाना भक्तों का जत्था रामलीला मैदान की रैली में देगा सत्ता के खिलाफ संदेश। झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य, पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि 14 दिसंबर को नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली पूरे देश में बड़ा संदेश देगी। उनके अनुसार यह रैली न सिर्फ लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि इससे चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच कथित मिलीभगत के मुद्दे पर आम जनता की जागरूकता भी बढ़ेगी। बंधु तिर्की ने बताया कि राजधानी रांची से लगभग 300 टाना भगत अपने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ इस रैली में शामिल होने दिल्ली रवाना हुए हैं। उन्होंने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में टाना भक्तों से भरी 3 बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इसके अलावा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, प्रखंड अध्यक्ष, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी गुरुवार शाम ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए हैं। बंधु तिर्की ने संवाददाताओं से कहा है कि रैली के जरिए देश भर में यह संदेश जाएगा कि वोट चोरी के आरोप अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुके हैं और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है। धनबाद आरपीएफ ने ट्रेन की बोगी से 7 कछुए किए जब्त, वन विभाग को सौंपा। धनबाद आरपीएफ पोस्ट की टीम ने गुरुवार को योग नगरी ऋषिकेश हावड़ा दून एक्सप्रेस की जनरल बोगी से लावारिस हालत में 7 कछुए बरामद किए हैं। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बरामद कछुओं को वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि कछुओं की तस्करी गंभीर अपराध है। इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रांची पुलिस को सफलता, ब्राउन सुगर रैकेट का भांडाफोड़, 5,82,000 रुपए नगद समेत 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन सुगर के एक अंतर्राज्यीय रैकेट का भांडाफोड़ किया है। एसएसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सुखदेव नगर थाना सेंट्रल बैंक गली स्थित अखिल मेमोरियल मार्ग से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें अनिकेत और सीनू, अमित कुमार, सोनी और सोनू कुमार और अनिशा कुमारी। इनके पास से 5,82,000 रुपए और 33.18 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसकी बाजार मूल्य 6,60,000 रुपए है। साथ ही एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक स्कूटी बरामद की गई है। एसएसपी को 10 दिसंबर की रात गुप्त सूचना मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री हो रही है। इस महत्वपूर्ण सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इंडिगो की ओर से राहत, रद्द फ्लाइट्स का रिफंड जारी, गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को अतिरिक्त मुआवजा। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में हुई भारी उड़ान अव्यवस्था के बाद प्रभावित यात्रियों के लिए मुआवजा देने की घोषणा की है। 3, 4 और 5 दिसंबर को उड़ानें देरी से चलने या अचानक रद्द होने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी थी। कई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लंबी कतारें और सूटकेस के ढेर दिखाई दे रहे थे। अब इंडिगो ने उन यात्रियों के लिए वित्तीय राहत की पेशकश की है जो घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रह गए थे। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि प्रभावित यात्रियों में से वे ग्राहक जो 3 से 5 दिसंबर के बीच कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर लंबे समय तक अराजक स्थिति में फंसे रहे और भीड़ के कारण सीवियरली इंपैक्टेड हुए, उन्हें 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर प्रदान किया जाएगा। यह वाउचर अगले 12 महीनों तक इंडिगो की किसी भी उड़ान के टिकट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त मुआवजा सरकार की ओर से तय दिशा निर्देशों से इतर दिया जा रहा है। नियमों के अनुसार जिन यात्रियों की उड़ानें प्रस्थान समय के 24 घंटे के भीतर रद्द हुई, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए का मुआवजा मिलना ही है। इंडिगो ने बताया है कि उड़ानें रद्द होने के बाद सभी आवश्यक रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी के अनुसार ज्यादातर रिफंड यात्रियों के खातों में पहुंच चुके हैं और जो शेष हैं वो जल्द भेज दिए जाएंगे। धनबाद के बरटांड बस स्टैंड रूट से हटा अतिक्रमण, जाम से मिली राहत। धनबाद के बरटांड बस स्टैंड के समीप सड़क पर अतिक्रमण से रोज भारी जाम लगता है। सड़क पर अवैध दुकानों, ठेलों व बेवजह खड़े वाहनों के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित रहता है। इसे देखते हुए नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस की टीम ने गुरुवार सुबह से उस रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पूरे क्षेत्र से अवैध दुकानों व ठेलों को हटा दिया गया है। सड़क किनारे लगाए गए शेड व अतिक्रमण ढांचों को तोड़ दिया गया है। वही गलत तरीके से खड़े वाहनों को टीम ने जब्त कर लिया है। टीम ने सड़क पर सब्जी बेचने वालों व ठेला संचालकों को सख्त हिदायत दी है कि सड़क पर दुकान लगाने पर जुर्माना लगेगा। दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर सामान जब्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों को राहत मिली है।
कैलाश यादव बोले, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सत्ता पक्ष विपक्ष मिलकर करे ठोस पहल। प्रदेश राजद प्रवक्ता कैलाश यादव ने कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव को विधानसभा सत्र में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज से जुड़ा सवाल उठाने के लिए साधुवाद व शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदीप यादव ने न सिर्फ वादा निभाया बल्कि इस गंभीर बीमारी पर सरकार का ध्यान भी केंद्रित कराया है। कैलाश यादव ने बताया कि हाल ही में लहू बोलेगा कि बैनर तले विधायक क्लब में आयोजित कार्यक्रम में प्रदीप यादव मुख्य अतिथि थे और वह श्रम राजद की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान ही प्रदीप यादव से अनुरोध किया गया था कि राज्य में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज की स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया जाए। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर और जन्मजात बीमारी है जो बच्चों, शिशुओं और युवाओं में खून की कमी के कारण जानलेवा साबित होती है। झारखंड के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में प्रदूषित पानी, खराब हवा और सीमित संसाधनों के चलते इसका प्रभाव और अधिक गहरा है। राज्य में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जो सरकार के लिए चिंता का विषय है। राजद प्रवक्ता ने आगे कहा कि किडनी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डायलिसिस और कीमोथेरेपी की उचित और उच्च स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर ठोस कदम उठाने चाहिए। देवघर सड़क हादसा, जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, उनके भाई समेत अन्य पर हत्या का केस दर्ज। देवघर में बीते 9 दिसंबर को हुए सड़क हादसा मामले में जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष राहुल चंद्रवंशी, उसके भाई समेत अन्य के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मृतक आलोक कुमार के भाई आशुतोष कुमार ने सभी पर हत्या का केस दर्ज कराया है। बता दें कि 9 दिसंबर की रात लगभग 10:45 पर आलोक कुमार मॉडर्न पब्लिक स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बेलगाम कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में आलोक कुमार गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में दर्ज बयान के अनुसार घटना में शामिल कार चालक जेएमएम नेता राहुल चंद्रवंशी के परिवार का सदस्य था। आरोपी के रूप में राहुल चंद्रवंशी, उसके भाई, भतीजा सहित अज्ञात व्यक्तियों का नाम दर्ज है। ममता देवी के कथित ऑडियो पर बाबूलाल ने की सीबीआई जांच की मांग। मंत्री ने कहा, पार्टी का मामला झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आरोप प्रत्यारोप और शोर शराबे के बीच चलता रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस विधायक ममता देवी के उस कथित ऑडियो का मुद्दा उछालते हुए सदन में हड़कंप मचा दिया, जिसमें ममता देवी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर नर्सिंग कॉलेज की एनओसी के बदले 5 लाख रुपए मांगने और काम लंबित रखने का आरोप लगाया है। मरांडी ने सदन में कहा है कि के पास कथित बातचीत की रिकॉर्डिंग मौजूद है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए और जरूरी पड़ने पर सीबीआई से भी जांच कराई जाए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विपक्ष के सवालों को खारिज करते हुए कहा है कि यह मुद्दा कांग्रेस पार्टी के भीतर का है और संगठन स्तर पर इसकी जांच की जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सदन में इस विषय पर चर्चा करना उचित नहीं है। विपक्ष इससे असंतुष्ट रहा और लगातार हंगामा जारी रहा, जिसके चलते सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए रोकनी पड़ी। धनबाद निगम की कार्रवाई पर भड़के फुटपाथ दुकानदार, किया जोरदार प्रदर्शन। धनबाद शहर में फुटपाथ व सड़क किनारे दुकान लगाकर अपनी जीविका चलाने वाले फुटपाथ दुकानदारों ने गुरुवार को नगर निगम कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर निगम बिना पूर्व सूचना के उनकी रेहड़ियों व छोटे स्टॉलों को हटा रहा है। इससे उनके समक्ष रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। दुकानदारों का कहना था कि ना तो उन्हें व्यवस्थित रूप से कारोबार करने दिया जा रहा है और न ही वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया जा रहा है। दुकानदारों ने कहा कि हाल ही में धैया क्षेत्र में अभियान के दौरान कई दुकानदारों के साथ अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया और उनकी रेहड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसी के विरोध में सैकड़ों फुटपाथ व्यापारी नगर निगम कार्यालय पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी की। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी समस्या का संतोषजनक समाधान नहीं निकलता, आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन उन्हें व्यवस्थित व सुरक्षित स्थल पर पुनर्स्थापित करे, साथ ही शहर में व्यापार करने के लिए उन्हें लाइसेंस प्रदान किया जाए। देवघर में टेम्पो चलाने की आड़ में करता था ब्राउन शुगर का धंधा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवघर जिले के मधुपुर थाने की पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अरमान बाबू उर्फ लल्लू खलासी मोहल्ला का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार अरमान टेम्पो चलाने की आड़ में लंबे समय से नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा था। पुलिस को उनके अवैध कारोबार की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद कोर्ट मोड़ के पास छापेमारी कर उसे दबोचा गया। पुलिस ने उनके पास से 8 पुड़िया ब्राउन शुगर, 9,000 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन व उसका टेम्पो जब्त कर लिया है।
तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। तो मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।